हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉयल। ठीक है दोस्तों, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉयल सबसे पहले आती है 1 नंबर टू स्पेसिफिक ग्रेविटी या कहूँ अब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी और अब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी को GS से डिनोट किया जाता है। गामा सॉलिड्स डिवाइडेड बाय गामा वाटर, यानी यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इज डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, दैट इज द कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स बोल सकता हूँ, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल सकता हूँ, अब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल सकता हूँ। ठीक है, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी में हम केवल सॉलिड्स का यूनिट वेट कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ सॉलिड्स का यूनिट वेट जो है वो कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब आती है 2 नंबर एपेरेंट। अब आती है 2 नंबर एपेरेंट या फिर मास या फिर बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, छोटा करके लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो, इसको मैं GM से डिनोट करता हूँ। गामा इज डिवाइडेड बाय गामा W, ये सॉइल के लिए होता है, यानी यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर एपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी कही जाती है। ठीक है, अब क्या है देखो दोस्तों, GS इज ऑलवेज ग्रेटर देन GM होता है। क्यों? GS को हम गामा S डिवाइडेड बाय गामा W से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड GM को हम गामा डिवाइडेड बाय गामा W से डिनोट करते हैं। गामा S होता है वो सबसे बड़ा होता है, हमने देखा था गामा S होता है गामा S जो होता है, गामा S सबसे बड़ा होता है। उसके बाद गामा सैचुरेटेड होता है, उसके बाद में क्या आता है, गामा आता है। ठीक है, तो गामा, उसके बाद गामा D आता है और सबसे छोटा गामा सबमर्ज्ड होता है। ये सब आपने देख लिया था। ठीक है, तो गामा सबसे बड़ा है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड है वो ड्राई यूनिट वेट है वो सबसे बड़ा है। ड्राई यूनिट वेट नहीं है, सॉरी, ये है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड बोल दूं, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स दैट इज कॉल्ड गामा S, यानी WS इज डिवाइडेड बाय VS, ये था। ठीक है,
और इसमें क्या है कि वी एस जो था ये सबसे छोटा होने के कारण बाकी में क्या था, सब में वी से डिवाइड करते हैं, इसमें केवल वी एस से डिवाइड था। इसकी वजह से क्या है, इसका ये वैल्यू छोटा था तो ये सबसे बड़ा हो गया था। ठीक है, ऐसा ही कुछ हमने पढ़ लिया था। ठीक है, दैट मीन्स क्या है, गामा एस इज ग्रेटर देन गामा, ये तो समझ गए तुम। दैट मीन्स जी एस ग्रेटर देन जी एम। ठीक है, अब एक चीज़ नोट लगा के देखो, एक नोट लगा के देखो, यानी जी एस या जी एम दोनों लिख दो, जी एस और जी एम है दोनों हैं वो सेम वॉल्यूम के लिए डिफाइंड किए जाते हैं। कैसे, देखो, जी एस इज इक्वल टू जी एस इक्वल टू क्या था, क्या होता है, गामा एस डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू। गामा एस को मैं डब्ल्यू एस बाई वी एस लिखता हूँ और इसको मैं डब्ल्यू बाई वी ऑफ डब्ल्यू लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ 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 वी एस है वो वी डब्ल्यू के इक्वल होगा, तभी ये पॉसिबल है, मतलब सेम वॉल्यूम के लिए इसको डिफाइंड किया जाएगा। जी एस है वो गामा एस डिवाइडेड बाय गामा सॉलिड डिवाइडेड बाय गामा वाटर होता है, और गामा एस को मैं लिखूँ तो ये डब्ल्यू एस डिवाइडेड बाई वी एस डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ऑफ डब्ल्यू बाई वी ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, दैट मीन्स ये जो है जी एस है वो सेम वॉल्यूम के लिए डिफाइंड किया जाता है। ठीक है, यानी वॉल्यूम इक्वल होगा तभी हमें गामा एस मिलेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही जीएम जो होता है वो भी सेम वॉल्यूम के लिए डिफाइंड किया जाता है, सेम वॉल्यूम के लिए डिफाइंड किया जाता है। ठीक है, ये हो गया, चलो ठीक है। अब देखो जी एस और जी एम में क्या सिग्निफिकेंट या फिर मोस्ट स्टेबल पैरामीटर होता है वो जी एस होता है। ठीक है, मोर स्टेबल पैरामीटर जी एस होता है, क्योंकि इसमें गामा एस को ही कंसिडर किया जाता है, यहाँ टोटल गामा कंसिडर कर लिया जाता है। ठीक है, इस वजह से ये मोर सिग्निफिकेंट पैरामीटर होता है ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक, अब क्या है, इंडिया में जनरली हम क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पे लेके चलते हैं। ठीक है, दोनों फॉर्मूले देखने जाऊँ मैं जी एम और जी एस का, तो क्या है, गामा डब्ल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, गामा डब्ल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गामा डब्ल्यू एट, अपने को किसी भी टेम्परेचर पर, अगर हमें किसी भी टेम्परेचर पर स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइंड करना हो तो हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला बना सकते हैं, क्या, जी 25 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय जी सेल्सियस, गामा डब्ल्यू 27 तो गामा डब्ल्यू हो टी डिग्री सेल्सियस, ऐसा कुछ फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, और मैं इसे आगे और एक्सप्लेन करूँ तो
तो जी 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, गामा डब्ल्यू एट टी इज डिवाइडेड बाय, सॉरी ऐसे लिखा जाएगा क्या, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। जी 27 डिग्री सेल्सियस इज मल्टीप्लाई बाय गामा डब्ल्यू एट टी इज डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस, ये देख लेना था आगे। चलो ठीक है, ये इतना हो गया। चलो अब आगे क्या देखते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, हमने सब पढ़ा तो लिया। स्पेसिफिक ग्रेविटी देखो, ऑर्गेनिक जो सॉइल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए जनरली जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लेते हैं, ठीक है, जनरली हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ली जाती है, वो क्या ली जाती है, लगभग ये 2.5 के पास ही अराउंड है, वेरी करती है, ऐसा ही होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो जनरली यही वेरी करती है। मोस्ट ऑफ बोल दूँ तो मोस्ट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.65 से 2.80 के बीच में लाइट करती है, ठीक है। बट ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं, कौन सी सॉइल, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो क्या होती है, लो होती है, सॉरी लो होती है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल होती है वो क्वाइट वेरिएबल में फॉल बिलो टू, मतलब कम, मतलब 20 से ही कम रहती है, बाकी की क्या है ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इसकी कमी रहती है। ऑर्गेनिक स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है ऑर्गेनिक सॉइल और इनऑर्गेनिक सॉइल, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी जनरली हम कुछ बुक्स में लिखा है 1.1 से 1.6, कहीं बताया है 1.2 से 2.2, ठीक है। कुछ जगह ये बताया है, कुछ जगह ये बताया है, ठीक, ऐसा कुछ लिखा रहता है, देख लेना है। इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए, इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 2.6 से 2.9 के बीच में वेरी करती है, ठीक है। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है, एक तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है, एक तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है, एक क्या है, ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का तो आपको बता ही दिया, ऑर्गेनिक के लिए क्या होती है, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ठीक है। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है वो भी क्या है, लोअर वैल्यू एग्जिबिट करती है, ठीक है। कोर्स ग्रेन्ड जो सॉइल होती है, यानी कोर्स ग्रेन्ड सॉइल होती है वो एग्जिबिट लोअर वैल्यू, यानी उसकी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी लो ही होती है, ठीक है। और सॉइल्स विद हाई क्वांटिटी ऑफ आयरन एंड मिका एग्जिबिट हायर वैल्यू, यानी सॉइल्स जो होती हैं, सॉइल जो होती है ज़्यादा क्वांटिटी वाली, क्या ज़्यादा क्वांटिटी वाली, जिनमें आयरन और मिका, यानी ऐसी सॉइल जिसमें आयरन और मिका जो है, आयरन या मिका, माइका है ये मिका नहीं है, सॉरी, आयरन और माइका वो क्या है, हायर वैल्यू रखते हैं, उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, हायर होती है,
मतलब कहना क्या चाह रहा है कि ऐसी सोयल जिसमें आयरन और माइका की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ऐसी सोयल जिनमें आयरन और माइका की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो हम हाई लेके चलते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ऑर्गेनिक मैटर के लिए लो होती है। ठीक है, और जनरल स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2.65 से 2.80 के बीच में लेके चलते हैं। मोस्ट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी यहीं के बीच में लाई करती है। कोर्स ग्रैंड जो सॉइल होती है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो भी लो एक्सिबिट करती है, कमी ही होती है। और ऑर्गेनिक सॉइल के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.1 से कई जगह 1.6 बताया है, कई जगह 1.2 से 2.2 बताया है। ठीक है, और इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 से 2.9 के बीच में होती है। ठीक है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल होती है वो लो होती है। ठीक है, चलो हो गया। और एक चीज़ और है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई कि जो जो ऐसे जो मिनरल्स वगैरह जिनमें क्या माइका और जो से आयरन वगैरह रखते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में होते हैं, उनके लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो भी हाई होगी। ठीक है ना, हायर वैल्यू रखेगी, लोअर वैल्यू नहीं रखेगी। ऐसी सोयल जिनमें क्या है क्वांटिटी ऑफ आयरन एंड माइका क्या है ज़्यादा है, उनके लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब क्या है, हमने इतना सब देख लिया। ठीक है, हमने इतना सब तो देख लिया। अब कुछ एक की और की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी देखें तो जैसे जिप्सम वगैरह की देख लो। जिप्सम की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 2.32 होती है। ठीक है, एक क्या होता है, इलाइट होता है। इलाइट की टू लाइट की 2.6 से 2.82 मान लो, या कुछ इसी के आसपास 86 लिखा रहता है कई जगह, इसके आसपास रहती है। ठीक है, इसके अलावा तो और क्वार्ट्ज की देख लो। क्वार्ट्ज की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या रहती है, 2.65 होती है। क्वार्ट्ज की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 लेते हैं। ठीक है, और क्योरोलाइट की भी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो ऑलमोस्ट इतनी ही होती है। क्योरोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इतनी ही होती है। ठीक है, और आगे देखो, एस्टिमेशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वॉइड रेशियो। ठीक है, इन सैंड। ठीक है, अब हम क्या है एस्टिमेशन करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वॉइड रेशियो का सैंड के अंदर। इस सैंड के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम वॉइड रेशियो जो होते हैं, ठीक है, सैंड के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम जो वॉइड रेशियो होते हैं उनका क्या करेंगे, हम एस्टिमेशन करेंगे किस किस तरह हम उनको निकाल सकते हैं, यानी क्या क्या उनके प्रोसेस होते हैं। मतलब हम क्या है कि सैंड पार्टिकल हैं, सैंड पार्टिकल के अंदर ही करेंगे। ऐसा क्यों, पहले तो ऐसे देखो, ऐसा ही क्यों होता है कि हम सैंड पार्टिकल के अंदर ही करते हैं, क्लेई या फिर ग्रेवल में क्यों नहीं करते हैं, क्लेई या फिर ग्रेवल में क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों नहीं करते हैं ग्रेवल के, क्योंकि जो सैंड होती है, सैंड पार्टिकल होते हैं वो जो सॉलिड होते हैं उसके अंदर वो क्या स्फेरिकल अज्यूम कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है कि हम उनको स्फेरिकल मानकर हम क्या है ई मिनिमम और ई मैक्सिमम है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और इनके करने के दो प्रोसेस होते हैं, एक तो क्यूबिकल एरे के फॉर्म में मान लिया जाता है, एक क्या है रोम्बोहेड्रल एरे के रूप में इसे मानकर कैलकुलेशन कर लिया जाता है। ठीक है, बता देता हूँ मैं कि जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं, सैंड पार्टिकल सॉलिड्स आर अज्यूम टू बी स्फेरिकल। ठीक है, पूछ ले कोई कि क्यों किया जाता है, ई मैक्स और ई मिनिमम का जो एस्टिमेशन है वो सैंड में ही क्यों किया जाता है, क्ले ग्रेवल में क्यों नहीं जाती, क्योंकि स्फेरिकल मान लिया जाता है। इसको सैंड के जो सॉलिड्स हैं उनको स्फेरिकल मान लिया जाता है, यानी सैंड पार्टिकल्स या सॉलिड्स आर अज्यूम टू बी स्फेरिकल देन ई मैक्स
and E minimum can be calculated in cubical and rhombohedral arrangement of sandy soil. ठीक है, एक नंबर क्यूबिकल एरे, ठीक है। क्यूबिकल एरे में हमें पता नहीं, लेकिन पहले चलो मैं लिख देता हूँ ई मैक्स। क्यूबिकल एरे में हम ई मैक्स लेते हैं और 2 नंबर रोम्बोहेड्रल एरे में हम ई मिनिमम का एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है। तो एक नंबर देखते हैं क्यूबिकल एरे, ठीक है। एक नंबर हम देखते हैं क्यूबिकल एरे, ठीक है, ये बना दिया। हम क्या लेते हैं, एक क्यूबिकल एरे लेते हैं 1 बाई 1 का, ठीक है, जिसकी 1 मीटर क्या है, विड्थ है, 1 मीटर उसकी डेप्थ या हाइट है, 1 मीटर इसकी ब्रेथ है, ठीक है। ऐसा एक मान लिया था मैंने 1, ये भी 1 और ये भी 1। इसके अंदर क्या है, ये जो सॉलिड है, ऐसे सॉलिड है, एक पार्टिकल का साइज क्या है, डी है, ठीक है। डी डाया का मान लो, चाहे डी मान लो, ठीक है। टोटल वॉल्यूम क्या होगा, टोटल वॉल्यूम क्या होगा, 1/1/1 इक्वल टू 1 m³, ये टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ सिंगल सॉलिड, एक सिंगल सॉलिड का वॉल्यूम लिखूँ मैं तो कितना होगा, एक सिंगल सॉलिड का वॉल्यूम लिखूँ तो क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, यानी स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसको डाया के फॉर्म में लिखूँ तो क्या होगा, 4/3 पाई आर को क्या लिख सकता हूँ, d/2 का होल क्यूब, ठीक है। चलो मैं ऊपर ही कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या है, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या मान लिया था, 1 m³, ठीक है। टोटल वॉल्यूम 1 m³ लिख लिया था, ठीक है। अब क्या है, सिंगल का क्या, एक सॉलिड का जो वॉल्यूम था वो क्या था, क्या लिखूँ मैं, π/6 d³, ठीक है, ये आ जाएगा, यही तो आएगा। 4/3 पाई आर क्यूब था, अब d/2 लिख देंगे, ठीक है। तो d³ हो जाएगा, नीचे 6 का क्यूब आ जाएगा, और उसको कैंसिल वगैरह कर देंगे तो π/6 d³ आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब टोटल, अब क्या, एक का वॉल्यूम, हमें एक जो सॉलिड पार्टिकल था उसका हमें वॉल्यूम पता चल गया, ठीक है, और टोटल वॉल्यूम हमें पता है, ठीक है। अब नंबर ऑफ हम क्या निकाल लेते हैं, सॉलिड निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ सॉलिड निकालने का देखो, ये देखो, ये हमने डायग्राम बनाया था, एक का साइज कितना था, डी था, ये टोटल 1 मीटर था, ठीक है। मान लूँ मैं इसका साइज कितना है, ये d है, इसका साइज कितना है, 200 है, ठीक है। तो 1 मीटर में 1000 होते हैं, 200 को मैं 1000 से डिवाइड करूँगा तो 5 पार्टिकल आ गए, ठीक है। इसी प्रकार मैं 1 जो है मीटर को मैं d से डिवाइड कर दूँ तो नंबर ऑफ पार्टिकल पता चल जाएगा, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है, ठीक है। यही है, जितने यहाँ होंगे उतने ही इधर होंगे, उतने ही इधर होंगे, उतने ही इधर होंगे, ऐसा ही तो कुछ होगा। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, टोटल नंबर ऑफ
सॉलिड्स क्या हैं, टोटल नंबर ऑफ सॉलिड क्या है, 1/d, 1/d और 1/d इक्वल टू 1/d³, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी एक जो सॉलिड था, हमने क्या लिया कि हमने क्यूबिकल एरे लिया, एक क्यूब टाइप लिया, उसमें सॉलिड थे डी डी साइज के सॉलिड थे, 1/1/1 का था, टोटल वॉल्यूम 1m³ हो गया। ठीक है, एक जो सिंगल जो है उस सॉलिड का जो वॉल्यूम ले 4/3πr³ था, अब उसको मैंने लिखा तो π/6d³ के फॉर्म में लिख दिया, यानी डाया के फॉर्म में लिख लिया मैंने, इतना मैंने कर लिया। अब क्या है कि नंबर ऑफ कितने सॉलिड हैं वो भी निकालने पड़ेंगे। ठीक है, उसको नंबर ऑफ कितने, टोटल नंबर ऑफ सॉलिड कितने हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ सॉलिड अपने को पता चल जाएगा तो हम क्या, एक सिंगल पार्टिकल का जो वॉल्यूम होगा, सिंगल सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ जाएगा। ठीक है, जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ गया, ठीक है, उसको वॉल्यूम ऑफ वॉइड से डिवाइड कर देंगे, ऐसे कुछ होगा। अब क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स क्या होगा, देखो 1/d³, ये क्या थे, टोटल नंबर ऑफ सॉलिड थे, और नंबर ऑफ सॉलिड को मैं किससे डिवाइड करूं, सॉरी मल्टीप्लाई करूं, नंबर ऑफ सॉलिड्स को टोटल नंबर ऑफ सॉलिड थे उसको मैं एक सिंगल पार्टिकल का जो वॉल्यूम था ना, सिंगल सॉलिड का जो वॉल्यूम था उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ जाएगा। एक जो नंबर ऑफ सॉलिड पता चल गया कि 5 है, इतना है। ठीक है, और एक सिंगल जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम हमें पता है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ जाएगा। ये कितना था, π/6d³ था, π/6d³ था, ऐसे कुछ तो था। तो क्या आ जाएगा, इस d से ये कैंसिल, π/6 आ जाएगा। π/6 को क्या लिखा जा सकता है, 0.523m³। ठीक है, ये आ गया Vs। ठीक है, 0.523m³। ठीक है, ये ध्यान रखना, 0.523m³ हमें मिल गया। अब क्या है, वी क्या होता है, यही तो होता है, टोटल वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ वॉइड से मिलकर बना होता है। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस कर दूंगा तो क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मिल जाएगा। अब क्या है, टोटल वॉल्यूम हमें तुम्हें पता है 1m³ है, और इसमें से 5.23 को मैं माइनस कर दूं, 0.523 को मैं माइनस कर दूं तो 0.476m³ मुझे मिल जाएगा। ठीक है, सॉलिड्स का जो वॉल्यूम आया वो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम मेरे पास 1m³ था, सॉलिड्स का जो वॉल्यूम आया वो 0.523m³ था। 0.523m³ को मैं 1 में से माइनस कर दूं, ठीक है, टोटल वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को माइनस कर दूं तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मिल जाएगा 0.476, और पहले कितना था, ये कितना था 0.523m³, ये किसका था, सॉलिड्स का था। अब ये किसका है, ये वॉइड्स का है, तो ई क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वो कितना है, 0.476 इज डिवाइडेड बाय 0.523 इक्वल टू 0.91। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ई मैक्स, मैं इसको ई मैक्स अभी नाम दे देता हूँ, आगे चलकर देख लेंगे जब रोमो हेडल में अपन कैलकुलेशन करेंगे तो वो मिनिमम ई आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ई मैक्स होता है। ठीक है, इस प्रकार हम नीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नीटा मैक्स क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ये कितना था 0.476। ठीक है, ये तो वॉइड का इतना था, सॉलिड का कितना था 0.523 था। ठीक है, और टोटल कितना था 1। ठीक है, 0.476 ये आ जाएगा m³।
अब क्या है, हम रोम्बोहेड्रल एरे को पढ़ लेते हैं। रोम्बोहेड्रल एरे, ठीक है। रोम्बोहेड्रल एरे में क्या होता है, ये जो क्यूब जो था इसी का ही एक फॉर्म है। क्यूब पे जब ऐसे फोर्स लगता है, ठीक है, तो ये क्या है कि ऐसे रोम्बोहेड्रल की शेप के रूप में ऐसे क्या हो जाता है, एक तरह से टिल्ट हो जाता है किसी एंगल, मान लो किसी एंगल पे 60 डिग्री, मान लीजिए 60 डिग्री पे किसी एंगल पे ये सॉलिड का पार्टिकल का अरेंजमेंट है, सॉलिड पार्टिकल उनका अरेंजमेंट है, ऐसे टिल्ट हो जाता है 60 डिग्री के एंगल पे। ये 60 डिग्री का एंगल है, एक बार बना देता हूँ मैं, ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे, यहाँ से ये एंगल क्या है, थीटा, और ये कितना है 60 डिग्री, ठीक है। ऐसे ये अंदर सॉलिड्स तो हैं ही, ठीक है। अब क्या है, नंबर ऑफ क्यूब होंगे आफ्टर, ये क्या हुआ कि जो क्यूब था उस क्यूब का ही एक फॉर्म है, क्यूबिकल एरे जो था उसका ही फॉर्म है, उससे फोर्स लगने से ये रोम्बोहेड्रल एरे बन गया, ठीक है। तो सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा वो तो चेंज होना ही नहीं है, 0.523 यही तो आया था, 0.523 m³, ये तो चेंज होना ही नहीं है, ये तो सेम रहना है क्योंकि उसी का एक फॉर्म है ये, ठीक है। सॉलिड पार्टिकल का जो है वॉल्यूम कभी चेंज होता ही नहीं है, ठीक है। एक फोर्स लगाने से इसी क्या है, पोजीशन चेंज हुई है, ठीक है। तो सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्यूब क्या होंगे आफ्टर डिस्टरबेंस, यानी ये जो डिस्टरबेंस हो गया, यानी क्यूबिकल से रोम्बोहेड्रल में चेंज हुआ, उसके बाद में इसका जो वॉल्यूम है, सॉरी, हाँ हाँ सॉरी, हाँ वॉल्यूम ही होगा, ये नंबर ऑफ लिख दिया गया, ये नंबर ऑफ नहीं हो गया, ठीक है। ये क्यूब का वॉल्यूम आएगा यहाँ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। यानी पहले क्या था, पहले क्या क्यूब का वॉल्यूम टोटल था वो 1 m³ था, ठीक है। अब क्या हुआ, इस पर फोर्स लगा, डिस्टर्बेंस हुआ, डिस्टर्बेंस से टोटल वॉल्यूम तो चेंज होगा ही क्योंकि वॉइड का वॉल्यूम चेंज हो गया। सॉलिड का वॉल्यूम क्या था, 0.523 m³, उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है वो आफ्टर डिस्टर्बेंस क्या होगा, जैसे रोम्बोहेड्रल फॉर्म दे दिया जाता है, उसको क्या लिखेंगे, v इक्वल टू रूट के अंदर 1+2 cos एल्फा, ठीक है, और बाहर ये रूट के अंदर है और बाहर आएगा 1 - cos एल्फा, ठीक है। तो v इक्वल टू रूट के अंदर 1+2 cos एल्फा इज मल्टीप्लाई बाई रूट के अंदर 1 - cos एल्फा, ऐसा कुछ आ जाएगा। ये रूट के अंदर है यानी 1+2 cos 60 रखेंगे यहाँ, और बाहर है ये cos 60 है यहाँ, cos 60, और बाहर है यहाँ 1 - cos 60 रख देंगे, ठीक है। इस सब को कैलकुलेशन, यानी यानी जो क्यूब का जो वॉल्यूम था डिस्टेंस के बाद में v इज इक्वल टू रूट के अंदर 1+2 कोस एल्फा मल्टीप्लाई बाई 1 - कोस एल्फा, यानी 1 - कोस एल्फा है वो बाहर है, रूट के अंदर 1+2 कोस एल्फा ये रूट के अंदर है, और इसके मल्टीप्लिकेशन में 1 - कोस एल्फा है, ठीक है। और यहाँ कोस थीटा जो है, एल्फा जो है उसका वैल्यू 60 डिग्री है, ये हम वैल्यू रख देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास एक से कम निकल के आएगा। टोटल वॉल्यूम जो होगा v इक्वल टू 0.707 m³ होगा, ठीक है। v का जो वॉल्यूम, जो टोटल वॉल्यूम है वो इस कंडीशन में 0.707 होगा, और vs हमें मैंने पहले बता ही दिया, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड v - vs से निकाल सकते हैं, ये 0.707 जो है इसमें से माइनस कर देंगे 0.523 को, ठीक है। तो मेरे पास में 0.184 m³ निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो E जो आएगा
वो क्या आएगा 0.184, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, 0.523 इन दोनों के डिवाइडेशन से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है 0.35 के लगभग आ जाएगी। ठीक है, जो मिनिमम वैल्यू होगी, पहले में 0.91 आया था, इस बार में क्या है 0.35 आया है। ठीक है, वहाँ क्या है नीटा मैक्स की वैल्यू क्या आई थी 0.476 आई थी, यहाँ है भी कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है, ये भी नीटा मिनिमम ही होगा। ठीक है, 0.814 यही है। टोटल वॉल्यूम कितना है 0.707, तो 0.26 आ रहा है। ठीक है, तो कैल रिजल्ट क्या निकला, ई मैक्स का वैल्यू 0.91 आया, नीटा मैक्स का वैल्यू 0.476 आया, ई मिनिमम का वैल्यू 0.35 आया, नीटा मिनिमम का वैल्यू 0.26 आया। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। थैंक यू।